सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड पीएसआई का एग्ज़ाम जो है फाइनली ओवर हो गया है एंड आंसर की जो है उसकी वो भी आपको कुछ ही दिनों के अंदर जो है जेकेएसबी की साइट पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आने वाला है आपको पता है वो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम। फरवरी तक जो है इसका टेंटेटिव शेड्यूल आ जाएगा, उम्मीद है। मतलब आज इन दिनों में ही आपको टेंटेटिव शेड्यूल मिल जाएगा और फरवरी में आपका पॉसिबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, फरवरी की एंडिंग में होगा या मार्च में भी हो सकता है, लेकिन जो भी है आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होना है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ही होना है। बाकी अभी कोई एग्ज़ाम इससे पहले नहीं होगा। ठीक है, किस मोड में होगा ये चलिए आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि सीबीटी एग्ज़ाम होता है या ओएमआर होता है। काफ़ी सारे बच्चे हैं तो शायद ओएमआर भी इसका करवा दिया जाए। बहरहाल आने वाले टाइम में ये पता चलेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी जो कि एक मुख्य टॉपिक है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात हो या फाइनेंस इंस्पेक्टर की भी जो सिलेबस है उसमें भी देखोगे दोनों में तो 30-30 नंबर की जो सेगमेंट्स हैं वो अकाउंटेंसी की हैं। और अकाउंटेंसी आपको पता है एक टफ पोर्शन रहता है, एक नया पोर्शन है। खासकर जो भी बच्चे जिन्होंने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है 12th में या ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए जो है अकाउंटेंसी एक मुश्किल सब्जेक्ट रहता है। काफ़ी लोगों ने पढ़ी भी है इसको पहले, लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपको पता है क्रैश हो गया था और अब नया सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है, तो नए तरीके से भी तैयारी करना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। जिनको आता है वो रिविज़न कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो एक नए तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने पढ़ा भी होगा अकाउंटेंसी उनको भी इन लेक्चर से जो है काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। ये लेक्चर जो है ये वाईमी स्टडी के साथ कोलैबोरेशन में जो है ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वाईमी स्टडी के साथ कोलैबोरेशन में बनाए जा रहे हैं एंड उनके द्वारा जो है हैंड रिटन नोट्स जो हैं, अलग अलग बुक्स जो हैं, 2-3 टीएस गरेवाल की बुक हो या दूसरी जो आपकी 2-3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उन बुक्स में से कंपाइल करके जो है ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं ये बनाए गए हैं और उन हैंड रिटन नोट्स के ऊपर से जो है ये आपको लेक्चर जो है पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, 10 लेक्चर की सीरीज़ 10 लेक्चर की सीरीज़ ये रहेगी और 10 ही लेक्चर में आपकी जो है पूरी की पूरी अकाउंटेंसी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, ये हमारा वादा है। और पहला लेक्चर जो है ये रहने वाला है इसका, और इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है उसके ऊपर ये लेक्चर रहेगा। और इस लेक्चर की जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं ये नोट्स आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ऐप जो हमारा आप डाउनलोड कर सकते हैं, एडवर्ड विंग्स के नाम से ऑफिशियल ऐप हमारा है। लिंक जो है आपका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐप के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो है फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए वो भी मिल जाएगी। और ये जो नोट्स जो आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी के, ये नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिले, साथ ही साथ आपको और भी इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं फाइनेंस अकाउंटेंट का एक कोर्स जो है वो अब बनाया जा रहा है। मॉक टेस्ट का कोर्स बन गया है, अब जो नोट्स का कोर्स है वो भी आपको विद इन डेज जो है वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये वाले नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे जिसमें से आपको ये लेक्चर दिया जा रहा है। बाकी भी जो नोट्स हैं फाइनेंस अकाउंटेंट के वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा और भी कोर्सेज वहाँ पर वेटनरी फार्मासिस्ट के नोट्स जो है वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, स्टॉक असिस्टेंट के, और बहुत जल्द जो है VLW के लिए भी वहाँ पर आपको नोट्स और कोर्स जो है वो अवेलेबल मिल जाएगा। तो ऐप जो है उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे वीडियो और आकिब सर जो है वो आपको फर्स्ट लेक्चर जो है इस सीरीज़ का अकाउंटेंसी का वो आपको पढ़ाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग का पहला चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हम टोटल 10 लेक्चर्स बनाएंगे, सिर्फ 10 लेक्चर्स, और उन 10 लेक्चर्स में हम अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट करेंगे। ये आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने बनाए हैं TS गरेवाल की बुक से, और ये CBSE की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके 27 से 30 मार्क्स पक्का ज़रूर आएंगे। मैं खुद पंचायती अकाउंट असिस्टेंट हूँ, मेरा रैंक यूटी में आया है 83 और मेरा डिस्ट्रिक्ट में आया है 2nd रैंक। तो नोट्स बिल्कुल इजी हैं और पूरा कंप्लीट मटेरियल। तो आप प्लीज़ वीडियो देखिए एंड तक। आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप 2 चीज़ें दिमाग में रखिए, सिर्फ 2 चीज़ें। मैं कहता हूँ आपके क्वेश्चन वहाँ पर ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, आपको वहाँ पर गलती नहीं होगी। सबसे पहले कि आप जब ही अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आप उसको टॉपिक वाइज पढ़िए, प्लीज़ जंप मत लगाइए। लास्ट टाइम भी मुझे बहुत सारे बंदों ने कहा, इवन फाइनेंस के टाइम भी और पंचायती अकाउंट असिस्टेंट के टाइम भी, कि हमारे वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते।
हमको वो 4 के 4 ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। वो क्यों, क्या वजह है? हम क्या करते हैं कि जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, हम सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म, उसके बाद डायरेक्ट जंप लगाते हैं जर्नल के ऊपर, फिर डायरेक्ट जंप लगाते हैं फाइनल अकाउंट के ऊपर, फिर डायरेक्ट जंप लगाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, फिर हम वापस आते हैं पीछे वाउचर के ऊपर, फिर हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फिर रूल्स, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसे करके हम एक मिक्सअप देते हैं कर, जो कि ऐसे अकाउंटिंग आपको सही तरह तैयार नहीं होगी। आप आराम से चलिए, आराम से एक चीज़ ख़त्म होती है और जो सेकंड चैप्टर है वो फर्स्ट का ही लिंक होता है, और थर्ड सेकंड का, और फोर्थ थर्ड का। तो ऐसे करके आप चैप्टर वाइज जाइए ताकि आपको आहिस्ता 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 पूरी समझ में आ जाए। जब आपका बेस, एक फाउंडेशन बन जाएगी, एक बुनियाद बन जाएगी, उसके बाद आपको देखना क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म से, उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, वाउचर से, रूल्स जो हैं डेबिट और क्रेडिट के, और अकाउंटिंग इक्वेशंस। इनके बीच आपको जितने भी फार्मूलेस होंगे, जितने भी बेसिक पॉइंट्स होंगी, अगर आपको ये तैयार हो गया तो उसके बाद आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, BRS, फाइनल अकाउंट, ये आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे, बिल्कुल इजी लगेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किए गए हैं ये 5 टॉपिक्स। सेकंड में हमने 3 रखे हैं, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। थर्ड में हमने रखे हैं कैश बुक और BRS। उसके बाद आ गया फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनल अकाउंट में आप देख सकते हैं 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो उसके बाद हमने रखा है पार्टनरशिप अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट और PFMS और सोशल अकाउंटिंग और टैक्सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर और कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स इसलिए होती हैं ताकि आपको डेफिनेशनें भी बिल्कुल समझ में आ जाएं। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू 2 पार्टीज। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। सबसे पहले आपको बता दें कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। ये 2 पार्टीज़ के बीच में होती है एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको हम कहते हैं लेन देन। और ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये कहाँ पर रिकॉर्ड होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। आपको बता दें कि जिस लेन देन में, जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मनी की इन्वॉल्वमेंट होगी उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक ऑफ अकाउंट्स में। एग्जाम्पल आ गई परचेज ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड, रेंट पेड, सैलरी पेड, मशीन परचेस्ड, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने 2 चीज़ें याद रखनी है जब भी आपने अकाउंटेंसी सॉल्व करनी है। अगर आपने एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी, अगर आपने एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स लेने हैं, पहला जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज सॉल्व करनी है, जंप नहीं लगाना आपने, और आपने पहले बेसिक्स उसको आपने सही तरीके से बनाना है, अपनी फाउंडेशन बनानी है। उसके बाद आपने फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स, फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह वगैरह आपने तैयार करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको एग्ज़ाम में सवाल आएगा क्या हो रहा है वहाँ पर, कैसे परचेज़ हो रहा है, सेल हो रहा है, तब आपने भाई साहब अपने आप को नहीं सोचना वहाँ पर, ना ही आपने जो सवाल में पूछा हो कि किसे क्या हो रहा है, आपने अपने दिमाग में फर्म रखनी है कि क्या फर्म से कोई चीज़ परचेज़ होके आ रही है, क्या उससे कोई चीज़ सेल होके जा रही है, रेंट कौन पेड कर रहा है, फर्म पेड कर रही है। वहाँ पर भाई साहब अपने आप को नहीं रखना, ना ही अपने आप को जो सवाल में पूछा उसको रखना है। आपने अकाउंटेंसी फर्म के लिहाज से सॉल्व करनी है, ना कि वहाँ पर ऐसे ही तो गलत होते हैं क्वेश्चन, वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर वहाँ पर वो बोलते हैं जी कुछ पता नहीं चल रहा था, ये ऑप्शन मेरे को क्या ऐसे लग रहा था, ये मैंने ऐसे लगाया। नहीं, फर्म के लिहाज से देखो क्या मशीन जो है वो फर्म परचेज़ कर रही है, ठीक है, या फिर
सेल कर रही है। अब गुड्स जो हैं वो फर्म से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? सेल होके गुड्स जा रहे हैं। रेंट कौन पेड कर रहा है? फर्म पेड कर रही है। सैलरी कौन पेड कर रहा है? फर्म पेड कर रही है। आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन जितने भी हैं वो फर्म के लिहाज से देखने हैं भाई साहब, खुद के नहीं। जो वहाँ का प्रोपराइटर होगा, ऑनर होगा, उसके भी लिहाज से नहीं देखने। जो आपको सवाल में पूछा होगा XYZ पर्सन, उसके भी लिहाज से नहीं देखने, आपने फर्म के लिहाज से देखने हैं। तो ये दो चीज़ें अगर आपने याद रखी, आपका 100% सवाल ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, विद इन 10 सेकेंड्स तैयार हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कंसर्न्ड विद मनी और मनी वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, जो भी आपका सामान है या जो भी आपके सर्विसेज खिदमात है, उनकी जो मनी वर्थ है, मनी वैल्यू है, सिर्फ उसी की बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। नेक्स्ट, इट अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज या जब ट्रांसफ़र होंगे, लेन देन होगी, उसको हम कहेंगे ये क्या हो रहा है? बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है। इट हैज़ ड्यूल एस्पेक्ट्स, रिसीविंग डेबिट, गिविंग क्रेडिट। देखो, जब भी लेन देन होता है तो उसके दो एक्सेप्ट होती हैं, एक होता है लेने वाला, एक होता है देने वाला। रिसीविंग को कहते हैं डेबिट और गिविंग को कहते हैं क्रेडिट। तो यकीन है कि आपको पहली डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाउंट क्या होता है। इट इज़ ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। देखो, जब भी कभी ट्रांजैक्शन होती है उसका एक समराइज्ड रिकॉर्ड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक अकाउंट बनने जा रहा है, रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। फॉर एग्जांपल, जब मैं आपको आगे जाके जनरल पढ़ाऊंगा तो आपने देखा होगा एक साइड होता है डेबिट, दूसरी साइड होता है क्रेडिट। डेबिट वाली साइड क्या क्या होती हैं? डेट, पार्टिकुलर हेड, अमाउंट, और क्रेडिट वाली साइड भी डेट, पार्टिकुलर हेड और अमाउंट होते हैं। अब पार्टिकुलर हेड क्या होता है? इसके अंदर जो है ब्रीफ समरी लिखी जाती है ट्रांजैक्शन की। उस ब्रीफ समरी को क्या कहते हैं भाई साहब? नरेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है, याद रखना। एक ब्रीफ समरी जो होती है ट्रांजैक्शन की पार्टिकुलर हेड में, उसको हम क्या कहते हैं? नरेशन। ये हम आगे जनरल में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ अकाउंट की डेफिनेशन याद करनी है कि जब भी ट्रांजैक्शन होता है उसका एक समराइज्ड रिकॉर्ड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं कि अकाउंट बनने जा रहा है। तो दो डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से तैयार होगी। तीसरी पर हम चलते हैं, गुड्स क्या होता है? सामान क्या होता है? उसको कहते हैं फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, रेट की जो भी फिजिकल आइटम्स होती हैं उसको हम कहते हैं गुड्स हैं, ये गुड्स। अब गुड्स में दो अकाउंट्स भाई साहब मेंटेन किए जाते हैं। अब मैंने क्या कहा था? फर्म के लिहाज से देखनी है। एक हो गया परचेज अकाउंट, दूसरा आ गया सेल अकाउंट। अब हम परचेज अकाउंट देखेंगे। परचेज अकाउंट क्या होता है? बस दिमाग में फर्म 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 बिठा लो कि अब फर्म से क्या होने जा रहा है। ठीक है, द टर्म परचेज इज़ यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर टू बी सोल्ड। इट इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। कितना आसान है, बस दिमाग में फर्म रखिए। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि परचेज क्या होती है। अब फर्म जो है ये परचेज करती है गुड्स। क्यों करती है गुड्स परचेज? रीसेल के लिए, ताकि वो दोबारा उनको बना के रीसेल करें, या फिर वो प्रोड्यूस करती है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, वो एक मुकम्मल प्रोडक्ट को बनाती है। क्यों बनाती है? सेल करने के लिए। ठीक है, जब वो सेल करेगी तो उस टाइम जो वो दो टाइप की परचेज़ कर सकती है। पहला, इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज़। या तो वो कैश के ऊपर परचेज़ करेगी या तो वो क्रेडिट के ऊपर परचेज़ करेगी। तो आपने फर्म के लिहाज से देख लिया कि परचेज़ अकाउंट क्या होता है। वैसे ही अब हमने देखना है सेल अकाउंट क्या होता है। द टर्म सेल इज़ यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। अब सेल क्या होता है? सेल होता है कि जब भी आप कोई सामान को सेल करोगे तो तब सेल अकाउंट मेंटेन होगा, और वो जो है कैश के ऊपर भी हो सकता है और क्रेडिट के ऊपर भी हो सकता है। तो कितना आसान था। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ डेफिनेशन के ऊपर, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न क्या होता है।
गुड्स परचेस्ड मे बी रिटर्न्ड ड्यू टू एनी रीज़न। देखो अब हमने नहीं, फर्म के लिहाज से आपने देखना है कि फर्म ने जो भी सामान खरीदा है उसको जब रिटर्न करेंगे किसी भी रीज़न से, अब फर्म ने, ठीक है, जो सामान परचेज़ किया उस परचेज हुए सामान को वापस रिटर्न किया, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई डिफेक्ट हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न को कहा जाता है रिटर्न आउटवर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परचेज रिटर्न को कहा जाता है रिटर्न आउटवर्ड। तो इसको जो है अगर आप नेक्स्ट देखोगे कि सेल रिटर्न क्या होता है, ये भी सेम ही है। फर्म जो है कभी सामान को वो बेचती है लेकिन वो वापस आ जाता है जो ख़रीदने वाला होता है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, डिफेक्ट जो है वो मेन काज होता है किसी भी चीज़ को रिटर्न करने का, तो उसको हम क्या कहते हैं कि सेल रिटर्न हुई है। सेल रिटर्न को कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड। तो अब रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड को कभी कभी एग्ज़ाम में बैठ के कन्फ्यूजन हो जाती है, भाई साहब वो परचेज रिटर्न आउटवर्ड था कि रिटर्न इनवर्ड था, तो कन्फ्यूज हो जाता है। तो आप इसके लिए कोड बना लीजिए। कोड क्या है, मोबाइल का तो नाम सुना ही होगा आपने, OnePlus 7 Pro, बस OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 Pro, PRO Pro। परचेज रिटर्न आउटवर्ड, RO आ गया रिटर्न आउटवर्ड, P में नहीं आ गया परचेज RO आ गया रिटर्न आउटवर्ड। तो OnePlus 7 Pro याद रखना है आपने। ऐसे ही सेल रिटर्न का आप कर लो साड़ी, SRI साड़ी, SARI होता है लेकिन आप ए को संभाल में लिख लीजिए, साड़ी, SRI साड़ी, सेल रिटर्न इनवर्ड। ओके, तो 5 डेफिनेशन हमने याद कर ली, अब आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टॉक क्या होता है। स्टॉक को कहा जाता है इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक क्या है, स्टॉक है टेंजिबल एसेट। याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं कि स्टॉक क्या है, लाइबिलिटी है, एसेट है, तो आपने याद रखना है स्टॉक क्या है, एसेट है, टेंजिबल है, हेल्ड बाय इंटरप्राइज, फर्म रखती है, क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स। स्टॉक को फर्म जो है ये अपने वहाँ पर रखती है, क्यों रखती है, क्या इंटेंशन होता है उसका, या तो वो प्रोडक्शन के लिए रखती है सामान की, या तो वो सामान को बेचने के लिए रखती है। जनरली वी कैलकुलेट स्टॉक एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। हम जो है आम तौर के ऊपर स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं शुरू में एट द बिगनिंग या फिर एंड ऑफ द ईयर, या फिर साल के ख़त्म होने के बाद। अब स्टॉक जो है ये 2 टाइप के होते हैं। पहला आ गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, स्टॉक हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो स्टॉक जिसको रखा होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, साल के शुरुआत। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो ओपनिंग स्टॉक जो हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, जो साल के शुरुआत में जो हम रखते हैं, ये स्टॉक खुद जो है ये प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का जो एंड है वो वाला होता है। ये स्टॉक हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वो स्टॉक जो बचा हुआ होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में जो स्टॉक बचा हुआ होता है उसको हम क्या क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अब स्टॉक को जो है डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोसेस, तीसरा फिनिश्ड गुड। ये पूछा जा सकता है कि स्टॉक में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड। अब मैं आपको इन तीनों में जो डिफरेंस है सिंपल भाषा में ये समझा दूं कि कोई भी फर्म है, ठीक है, अगर वो कोई समझ लो कि कोई चीज़ तैयार करना चाहती है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो तैयार करना चाहती है, फॉर एग्जांपल वो तैयार कर रही है, एक कार बना रही है, ठीक है, कार को क्या हम कहते हैं, ये एक लास्ट में एक फिनिश्ड, एक मुकम्मल गुड बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए फर्म क्या करती है, वो लेती है कुछ रॉ मटेरियल, ठीक है, स्टील लेती है, टायर लेती है, ठीक है, फिर उसके लाइट लगता है, पेंट रहती है उसको, ठीक है, ये सब आ गया रॉ मटेरियल, ठीक है, ये सब आ गया रॉ मटेरियल, ठीक है। अब वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, इसके जो बीच में जो
चीज़, जो गुड, जो सर्विसेज, जो सामान जो है वो बनता है। फॉर एग्जांपल बॉडी ऑफ स्टील बन गई, ठीक है, ठीक है। फिर लास्ट में जाके एक फिनिश्ड गुड, एक मुकम्मल गुड जो है, एक मुकम्मल प्रोडक्ट बनता है, एक कार बनती है लास्ट में, तो हम उसको क्या कहते हैं, फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड। आपको बता दें कि रॉ मटेरियल किस लिए यूज़ होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है सामान की। और वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, ये होता है पार्शली फिनिश्ड गुड, ठीक है। और फिनिश्ड गुड क्या होता है, जब कोई सामान मुकम्मल कंप्लीटली तैयार हो जाए, एक कार हमारी पूरी बन गई, उसको हम क्या कहते हैं, फिनिश्ड गुड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अब स्टॉक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल्स अकाउंट के ऊपर। अब सेल अकाउंट क्या होता है, जब भी सामान की सेल होती है तो सेल अकाउंट तैयार होता है। वो जो है वो दो टाइप से तैयार हो सकता है। पहला आ गया कैश बेसिस के ऊपर, दूसरा आ गया क्रेडिट बेसिस के ऊपर, ठीक है। कैश बेसिस के ऊपर भी हो सकता है, क्रेडिट बेसिस के ऊपर भी हो सकता है। अब हमने फर्म के लिहाज से देखनी है। अब क्रेडिट बेसिस क्या होता है, जब ही सामान को बेचा जाएगा क्रेडिट के ऊपर, टू किसको, किसी भी कस्टमर को, ठीक है। उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या हो रही है, क्रेडिट सेल हो रही है, ठीक है। और जो कस्टमर होगा वो क्या होगा, भाई साहब बताओ क्या होगा, डेबिटर होगा या क्रेडिटर, वो डेटर होगा, ठीक है। और वहाँ पर कौन सा अकाउंट मेंटेन होगा, डेटर अकाउंट, ठीक है। देखो सेल जो है ये दो टाइप की होगी। पहली आ गई कैश बेसिस के ऊपर, वो तो डायरेक्ट हमको कैश मिल जाएगा। दूसरी होगी क्रेडिट बेसिस के ऊपर। फर्म के लिहाज से सोचो आप, फर्म जो है जब भी सामान को बेचेगी क्रेडिट के ऊपर कस्टमर को, उसको हम क्या कहेंगे, डेटर अकाउंट, ठीक है। डेटर कहेंगे, जो कस्टमर होगा उसको कहेंगे डेटर। और जो क्या अकाउंट जो है सेल करने के ऊपर, क्रेडिट सेल करने के ऊपर मेंटेन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, डेटर अकाउंट। ये तो अब आपको आराम से तैयार हो ही गया होगा। और जो डेटर बिल रिसीव करेगा उसको हम कहते हैं बिल रिसीवेबल। अब इसके पीछे क्या राज है कि हम डेटर को एक बिल देते हैं, बिल रिसीवेबल देते हैं। तो चलिए अब हम ये सीखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक शॉप है ये, ठीक है। शॉप को छोड़ो, समझ लो ये कोई फर्म है। तो एक बंदा आ रहा है आपकी फर्म के ऊपर स्माइल करके, तो वो आपसे कुछ सामान खरीद रहा है, ठीक है। तो आप उसको दे देते हो कि और आप बोलते हो कि आफ्टर 2 months आप मुझे 5K दे देना, 5,000 दे देना। अब आपने को तो उसने को सिर्फ मुंह से ही बोला है कि चलो मैं आपको 5,000 रुपये, उसने आपको कहा है कि मैं आपको 5,000 रुपये दे दूंगा। अब 2 मंथ के बाद वो कहेगा कि आप कौन हो भाई साहब, क्या आपने पेपर पर साइन कराया था? आप बोलोगे नहीं, वो बोलोगे जाओ अब मैं नहीं देता। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप जो है 5K का एक चेक जो है वो साइन कराएं। तो उस चेक को हम क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल। तो ये दो डेफिनेशन आपको आ सकती हैं। बिल रिसीवेबल क्या होता है, डेटर क्या होता है, ये आपने समझ ली। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि ये क्या होता है। अब आपने डेटर भी समझ लिया, बिल रिसीवेबल भी समझ लिया। चलो देखते हैं ये क्या होता है। पर्सन टू हुम फर्म हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो अब आपको डेटर क्रेडिटर की डेफिनेशन आराम से समझ आ जाएगी। फर्म जो है, देखो फर्म जो है सामान को बेचती है क्रेडिट के ऊपर उस शख्स को, उसको हम क्या कहते हैं, डेटर, ठीक है। फर्म सामान बेच रही है, ले नहीं रही। जब बेच रही होती है ना क्रेडिट के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, डेटर। उस शख्स को हम कहते हैं डेटर जो
फर्म से सामान ले रहा होता है क्रेडिट के ऊपर। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफिक डेट। अब ठीक है, जो भी सामान लिया, ठीक है, उस बंदे ने क्रेडिट के ऊपर, और वो बंदा जो है, वो डेटर जो है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं ये जो अमाउंट है ये मैं आपको रिसीव दे दूंगा एक खास दिन के ऊपर, एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर। उसको हम क्या कहते हैं? बिल रिसीवेबल। अब आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि डेटर क्या होता है और बिल रिसीवेबल क्या होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल सिंपल में बताऊं, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल को कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वैसे ही जैसे हमने सेल्स देख ली, अब हम देखते हैं परचेज अकाउंट क्या होता है। अब आपने इसको भी सेम वैसे ही देखना है। जब भी कोई फर्म परचेज करेगी तब भी दो अकाउंट मेंटेन होंगे। पहला कैश बेसिस के ऊपर, दूसरा क्रेडिट बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब देखो, अब जो वो फर्म है, ठीक है, वो अब सामान को परचेज करने जा रही है। पहले सेल किया, किसको? कस्टमर को, उसको कहा गया डेटर। अब देखो, अब इफ गुड्स have been purchased on credit from supplier, ठीक है। अब फर्म जो है सामान को परचेज कर रही है क्रेडिट के ऊपर, किससे? सप्लायर से, ठीक है। तो उस सप्लायर को हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर। और सेम वहां पर अब क्या बनेगा? बिल पेएबल। कौन पे करेगा? फर्म, ठीक है। देखो, कोई भी जो सप्लायर है वो किसी फर्म को जब सामान दे रही होती है क्रेडिट के ऊपर, ठीक है, उस सप्लायर को हम कहेंगे क्रेडिटर। और जो फर्म है उसको एक बिल जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि वो जो है टाइम पर जो है वो उधार अपना चुका सके। उसको हम क्या कहेंगे? कि वो अब बिल पेएबल एक्सेप्ट करेगी। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशंस। क्रेडिटर क्या होता है, बिल पेएबल क्या होता है और ट्रेड पेएबल क्या होता है। क्रेडिटर, पर्सन सप्लायर फ्रॉम whom एन इंटरप्राइज फर्म परचेज गुड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब क्या कह रही है? कह रही है कि फर्म जो है ये अब सामान को खरीदेगी। लास्ट डेफिनेशन में क्या था? सेल करेगी। अब वो परचेज कर रही है क्रेडिट के ऊपर उस पर्सन से, उसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर। सप्लायर को हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर। नेक्स्ट, बिल पेएबल क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट करेगी फर्म कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर पे करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? बिल पेएबल। क्रेडिटर क्या होता है? पर्सन सप्लायर से एक फर्म जो है सामान खरीद रही है क्रेडिट के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर। और बिल पेएबल क्या होती है? कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक एक्सेप्ट करेगी एक फर्म जिसने सामान जो है खरीदा है और उसने कहा है कि मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है ये हम पे करूंगी एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर, ठीक है। वैसे ही अब ट्रेड पेएबल क्या होता है? ट्रेड पेएबल होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल पेएबल को क्या कहते हैं? ट्रेड पेएबल। अब डेफिनेशन नंबर 15, एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। अब एक्सपेंडिचर सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं जो आपने याद रखनी है कि बिजनेस से पैसा बाहर जाना। बिजनेस से, एक फर्म से पैसा जब बाहर जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कि अब क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर अमाउंट स्पेंड जो है वो क्यों होती है? ताकि हम एसेट्स को एक्वायर कर सकें, गुड्स को एक्वायर कर सकें, सर्विसेज को ले सकें। तो एक्सपेंडिचर जो है ये दो टाइप की होती है। पहले आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? एसेट्स। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि
जब भी कोई फर्म पेमेंट करती है, ठीक है, और उसका बेनिफिट उसको उसी करंट ईयर में मिलता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। कहता है कि अब आपने कोई क्या एक्सपेंडिचर किया, उसका बेनिफिट जो आप लोगे, ठीक है, वो आप एक साल के अंदर अंदर लोगे, उसको हम क्या कहेंगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि अगर आपने पेमेंट की, उसका बेनिफिट अगर आप उस ही करंट ईयर में ले रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कितनी आसान डेफिनेशन आपको तैयार होगी, कभी नहीं भूलेगी। अब इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट पेड और पेएबल, या फिर अगर आपने रेंट जो है किसी फर्म ने, किसी बिजनेस ने पे किया है या वो पे करेगी, सैलरी जो है वो पे की है, वो पे करेगी। देखो रेंट हम साल के अंदर अंदर ही तो पे करते हैं, मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में। ये थोड़ी ना कि हम कहते हैं कि हमने बस 5 साल के बाद मैं करूँगा रेंट पेड, सैलरी में जो है 3 साल के बाद, 10 साल के बाद करूँगा पेड, या फिर वेजेस में जो है 5 साल के बाद। नहीं, इनको साल के अंदर अंदर पे करना पड़ता है, इसीलिए इसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपसे पूछ सकते हैं कि रेंट पेड को क्या कहा जाता है, सैलरी पेड को, वेजेस पेड को, इलेक्ट्रिसिटी पेड को, प्रिंटिंग चार्जेस को। ये सब किसके अंदर आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये साल के अंदर अंदर पेमेंट की जाती है इनकी, ताकि आप इनकी बेनिफिट जो है वो एक्वायर कर सको। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। सेम आपने किसी फर्म ने पेमेंट किया, अब बेनिफिट आपको करंट ईयर में नहीं मिलेगा भाई साहब, ये आपको फ्यूचर में मिलेगा 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, लेकिन उस करंट ईयर में नहीं मिलेगा, साल के अंदर अंदर नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट्स है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड विद इन फ्यूचर। आपने एक्सपेंडिचर किया, लेकिन उसका बेनिफिट आपको साल के अंदर भाई साहब नहीं मिलेगा। कब मिलेगा वो? फ्यूचर में, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। इसकी एग्जांपल आ गई परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ फर्नीचर, जो भी कैपिटल एसेट्स हैं, ठीक है। जैसे आगे आपने मशीन को परचेज़ किया या सेल किया, फर्नीचर को परचेज़ किया या सेल किया, चेयर को परचेज़ किया या सेल किया, लैपटॉप को परचेज़ किया या सेल किया, ये सब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, एसेट्स के अंदर। क्योंकि इनकी जो बेनिफिट है, आपको एसेट का बेनिफिट आपको कभी साल के अंदर अंदर नहीं मिलेगा, या आपको फ्यूचर मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स। अब ये भी आपको तैयार होगी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ द अमाउंट पेड और पेएबल द बेनिफिट ऑफ विच इज़ कंज्यूम्ड विद इन करंट अकाउंटिंग पीरियड। वही है कि अमाउंट जो हमने पे किया या फिर हम पे करेंगे, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हमको कब मिलेगा? करंट अकाउंटिंग ईयर में, साल के अंदर अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहा जाता है एक्सपेंसिस। याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाता है? एक्सपेंसिस। अब नेक्स्ट आ गया एसेट्स क्या होता है। अभी मैंने आपको एसेट की डेफिनेशन बताई क्या होती है। सिंपल याद करना है, वो चीज़ जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे। ये आपको एसेट की डेफिनेशन याद रखो कि वो चीज़ जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे। सबसे बेहतरीन डेफिनेशन यही है कि वो चीज़ जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे, उसको हम कहते हैं एसेट्स। अब एसेट्स जो है, इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। एक एक करके हम देखते हैं। पहला आ गया फिक्स्ड एसेट, जिसको कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। दूसरा करंट एसेट्स, और तीसरा आ गया फिक्टिशियस एसेट्स। पहला आ गया फिक्स्ड एसेट। क्या होते हैं? दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय फर्म फॉर ए लॉन्ग टर्म बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, नॉट फॉर सेल। कह रहा है कि वो एसेट्स जो फर्म जो है रखती है लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, ठीक है, मोर देन 1 ईयर के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए वो अपनी फर्म में रखती हैं, ताकि उनको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। ये जो है सेल के लिए नहीं होते, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स की एग्जांपल्स हम देखते हैं। मशीन बिल्डिंग फर्नीचर, या फिर पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल। आपको बता दें कि टेंजिबल
एसेट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली छू सकते हैं, तो वो आ गया मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, चेयर, और भी आप लगा लो कंप्यूटर वगैरह। तो ये सब आ गया क्या, टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, लाइसेंस भी होता है। तो ये सब के सब टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स क्या हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। ये हमको बेनिफिट देते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं। दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय फर्म विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश आर यूज्ड इन शॉर्ट पीरियड। वो एसेट्स जो फर्म जो है अपने पास रखती है शॉर्ट पीरियड के लिए, या फिर उनको वो कन्वर्ट कर देती है कैश में, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। इनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए नहीं यूज़ किया जाता, इनको साल के अंदर अंदर जो है यूज़ किया जाता है। अब करंट एसेट्स की क्या क्या एग्जांपल्स आ गई, स्टॉक को भी हम नहीं ज़्यादातर यूज़ करते। हम नहीं चाहते कि हमारा जो स्टॉक बचा हुआ है वो 2 साल के लिए रहे, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए रहे। हम सोचते हैं जो भी हमारा स्टॉक है, जो हमारा बहुत सारा सामान है जो हमने परचेज और सेल के लिए लिया हुआ है, वो साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए, तभी तो कंपनी को बेनिफिट होगा भाई साहब। डेटर, हम अगर किसी को, फर्म जो है किसी को सामान बेचती है क्रेडिट के ऊपर, वो नहीं चाहती कि वो हमें 5 साल के बाद पैसा दे, 10 साल के बाद दे, नहीं भाई साहब, हम चाहते हैं कि वो साल के अंदर अंदर दे, नहीं तो वो फिर क्या हो जाता है बाद में, उसको हम क्या कहते हैं कि वो दिवालिया हो गया पैसा हमारा। फिर बिल, रिसीवेबल, कैश और बैंक, ये सब जो है एग्जाम्पल है करंट एसेट्स की। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं ये इनटेंजिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स की एग्जांपल क्या हो गई, प्रमोशनल एक्सपेंसेस पेड फॉर मोर देन 1 ईयर। क्या मतलब है इसका, देखो जो भी हमने एक्सपेंसेस हमने ऑलरेडी पेड कर ली, लेकिन जो उसका हमको बेनिफिट होगा वो हमको 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 साल, 3 साल। जैसे एग्जांपल आ गई प्रमोशनल एक्सपेंसेस, कंपनी की कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, ये दोनों एग्जांपल किसकी हैं, फिक्टिशियस एसेट्स की। इसीलिए जो है इसको राइट ऑफ नहीं किया जाता, याद रखना, इसको राइट ऑफ नहीं किया जाता, ये इंटेंजिबल इन नेचर होते हैं। तो अब आपको तैयार होगी तीनों, फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। एक और है भाई साहब, उसको क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट्स। वो आपने बताना है क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में करिए, ये मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर कि लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आ गया कैपिटल क्या होता है। कैपिटल को कहा जाता है ऑनर्स इक्विटी और नेट वर्थ, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर ऑनर इन द बिजनेस। कहता है कि जो अमाउंट उस फर्म के ऑनर ने, प्रोपराइटर ने लगाया होता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल, ऑनर इक्विटी या फिर नेट वर्थ। इट इज़ ए लाइबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई साहब, ये लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है, क्या जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी है, एसेट है, लाइबिलिटी है। तो क्यों है लाइबिलिटी, इसलिए है कि जब भी हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी को तैयार करेंगे, बिजनेस के लिहाज से देखना है हमने उसको, ना कि हमने उसको प्रोपराइटर ऑनर के लिहाज से देखना है, ठीक है। और वो उस बिज़नेस के लिए कैपिटल क्या है, एक लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि उस बिज़नेस ने उस ऑनर को पैसा वापस करना है उसका, इसीलिए वो एक लाइबिलिटी है। तो कैपिटल को कहा जाता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। फार्मूला याद रखना, कैपिटल को कहा जाता है एसेट माइनस लाइबिलिटी। उस जितना भी कंपनी का एसेट्स है उसमें से लाइबिलिटी को माइनस करनी है, वो क्या हो गया, कैपिटल। नेक्स्ट आ गया लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। लाइबिलिटीज़, द अमाउंट ओड पेएबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर एंड टू द प्रोपराइटर। कहता है कि बिजनेस ने जो अमाउंट पे करना है आउटसाइडर्स को और प्रोपराइटर्स को, मीन्स ऑनर्स को, उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मीन्स एक बिजनेस है, एक फर्म है, ठीक है, उसके अंदर जो है ऑनर ने भी पैसा लगाया है और जो बाहर वालों ने भी पैसा लगाया है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये पैसा बिजनेस ने वापस चुकाना है, पे करना है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी 2 टाइप की है, पहले इंटरनल लाइबिलिटी, दूसरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू द प्रोपराइटर। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है, इट इज़ द लाइबिलिटी दैट इज़ पेएबल टू आउटसाइडर्स दैट इज़ अदर देन प्रोपराइटर।
एग्जाम्पल आ गया क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एक्स्ट्रा। कितना आसान है। कहते हैं कि इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है, वो अमाउंट बिजनेस ने पे करना होता है किसको, प्रोपराइटर को, ऑनर को। जो पैसा प्रोपराइटर ऑनर को देना होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो फर्म ने पैसा देना होता है आउटसाइडर को, अदर देन प्रोपराइटर। ठीक है, इसकी एग्जांपल आ गया क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी फर्म ने बैंक ओवरड्राफ्ट किया हो, जो भी क्रेडिटर्स को पैसा देना हो, मीन सप्लायर को पैसा देना हो, क्यों, क्योंकि वो फर्म ने कुछ ना कुछ सामान खरीदा होगा उनसे। बिल पेएबल, जो बिल तैयार होके आता है वो भी वापस करना हो। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एक्स्ट्रा। अब जैसे एसेट 3 टाइप के थे, लाइबिलिटी भी 3 टाइप की है। पहली नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज भी कहा जाता है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज और थर्ड कंटीजेंट लाइबिलिटीज। सबसे हम पहले देखते हैं कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी क्या होता है। दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। कहता है कि ये वो लाइबिलिटीज होती हैं जो फर्म ने पे करनी होती है, साल के अंदर नहीं, साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। इसीलिए इसको कहा जाता है भाई साहब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी। और इसकी एग्जांपल्स आ गई लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स किसकी एग्जांपल्स है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ की। ये आ सकता है, आपको आया भी है एग्ज़ाम में, तो ध्यान से आप पढ़िए। बहुत आसान है, अकाउंटेंसी में कहता हूँ बहुत आसान है। इसमें से आप 30 में से 30 नंबर ले सकते हो। मेरे खुद जो है 26 मार्क्स आए थे PAA में, 4 नंबर जो मेरे गलत हो गए थे, जिनमें से मुझे वहाँ पर हो जाता है गलत, तो ये नहीं था कि वो मुझे नहीं आते थे, वो मेरे नोट्स में थे क्वेश्चंस, लेकिन हो जाती है हर ब्राहट में, जो कि गलतियाँ तो होती हैं इंसान से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं करंट लाइबिलिटी क्या होता है। दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर। कहते हैं कि वो लाइबिलिटीज जो फर्म ने पे करनी होती है साल के अंदर अंदर करंट अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल आ गया क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। मीन्स सप्लायर को जिनसे उन्होंने सामान परचेज किया हुआ है, ठीक है, उसको जो लाइबिलिटीज़ पे करनी होती है उस लाइबिलिटीज़ को कहा जाता है करंट लाइबिलिटीज़। बिल पेएबल उसको भी कहा जाता है करंट लाइबिलिटीज़। बैंक ओवरड्राफ्ट उसको भी कहा जाता है करंट लाइबिलिटीज़। ये फर्म ने जो है साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ गया कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। ये मैं सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूं क्या होती हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन मुझे लगा कि ये जो है थोड़ी जो है टफ है, तो इसको जो है आराम से हम समझते हैं। ये मैं खुद चाहता हूँ कि आपको समझाऊँ। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हम पे करते हैं एक फ्यूचर डेट के ऊपर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ होगी भी या नहीं। ठीक है, मतलब क्या, इसका क्या मतलब हुआ वो चीज़ होगी कि नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि कुछ पेमेंट जो होती है वो पेंडिंग होती है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, इसलिए जो करंट लाइबिलिटीज़ होती है इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक ऑफ अकाउंट में। तो भाई साहब कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के फुट नोट में। फॉर एग्जांपल हमने एक बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, एक बैलेंस शीट बनाई, तो उसके हम फुट नोट नीचे जो है, हम बिल्कुल नीचे जो है वहाँ पर हम कंटीजेंट लाइबिलिटी लिखते हैं। इसलिए ये वो पेमेंट होती है जो पेंडिंग होती है कोर्ट ऑफ लॉ में। मीन्स हम उस बिजनेस जो है वो उस डिसीजन के ऊपर डिपेंड होती है कि या ये हमें जो है इन फ्यूचर पे करनी है या नहीं, उसको हम कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। मोस्ट मतलब कि आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको बस समझ आनी चाहिए। जिस दिन आपको समझ आ गई उस दिन आप अकाउंटेंसी जो है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ड्राइंग क्या होता है। द अमाउंट विदड्रॉ और गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसके बीच, पर्सनल यूज़। कहता है कि वो अमाउंट, ठीक है, जो विदड्रॉ की है प्रोपराइटर ने, या वो जो सामान जो लिया है एक ऑनर ने, एक प्रोपराइटर ने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। तो इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 20वीं डेफिनेशन। नेक्स्ट रिसिप्ट्स क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। आपने सिंपल याद करना है, जब भी आपको रिसिप्ट आए आपने याद करना है कि
पैसा का बिजनेस में आना, पैसों का बिजनेस में आने को कहते हैं रिसिप्ट। ये वो अमाउंट है जो हमने रिसीव कर ली है या हम करेंगे। कब करेंगे हम पैसे रिसीव? कब एक फर्म जो है, बिजनेस जो है पैसे को रिसीव करेगी, जब वो सामान को बेचेगी, सर्विस को बेचेगी, या फिर वो सेल करेंगी एसेट्स को। ठीक है। अब रिसिप्ट्स भी दो टाइप की होती हैं, पहली रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कहते हैं कि वो अमाउंट जो हम रिसीव करेंगे या फिर हम बाद में रिसीव करेंगे जब भी हम सामान को बेचेंगे, ठीक है, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि वही यही दिमाग में रखो कि साल के अंदर अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो नेक्स्ट आ गया कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सोर्स विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर और फॉर सेलिंग एसेट्स। कहते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स वो अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं जो रेवेन्यू इन नेचर नहीं है, मीन्स जो हम सेल करेंगे एसेट्स। एग्जांपल आ गई सेल्स ऑफ मशीनरी, सेल्स ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर। जो भी यहाँ से पैसा आएगा वो आएगा कहाँ पर? कैपिटल रिसिप्ट में। ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? जैसे कि क्या हमने सैलरी रिसीव्ड की, अच्छा रेंट रिसीव्ड किया, तो ये सब आगे किसकी एग्जांपल? रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। साल के अंदर अंदर जो भी हम पैसा, जो भी हम गुड्स से रिसीव करेंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? जो हम सेल करेंगे एसेट्स या फिर जो रेवेन्यू इन नेचर नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट्स। एग्जांपल सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर। तो कितना आसान था ये। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रॉफिट इनकम क्या होता है। अब प्रॉफिट या फिर इनकम क्या होता है? देखो, रेवेन्यू मीन्स जितना भी पैसा आया हमारे पास, जितना भी हमारा रेवेन्यू, उसमें से हमने माइनस कर लिए एक्सपेंसेस, तो हमारे पास क्या बच गया पीछे? प्रॉफिट। ठीक है। या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जितना भी हमारे पास रेवेन्यू आया उसमें से हम रेवेन्यू पेमेंट, जितनी भी हमने पेमेंट की उसको हम क्या कहेंगे? हमारा क्या पीछे बचा? प्रॉफिट बचा। ठीक है। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है। यहाँ जाके बच्चे जो हैं वो गलती कर देते हैं, या जब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस वी डू नॉट कंसिडर द कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहता है कि जब ही हम किसी बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब हमने नहीं देखना कैपिटल रिसिप्ट को, ना ही हमने देखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। वहाँ पर हमने सिर्फ देखना है रेवेन्यू रिसिप्ट को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लो। देखो हर एक जगह जो है ना, अगर आप 100 चीज़ें देखोगे ना, 90 चीज़ें तो बिल्कुल आसान होती है, 10 चीज़ें मुश्किल होती हैं। उन 10 चीज़ों में अगर एग्ज़ाम में आ गई तो हम गड़बड़ी कर देते हैं। 90 तो वैसे सबको आती हैं, 1 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो वो 90 सबको आएंगी। आपने उस 10 पर फोकस करना है, उस 10 पर आपने फोकस करना है। कोड बना लो, उसके ट्रिक्स याद कर लो, दिमाग में याद कर लो, एक अलग शीट के ऊपर लिख लो कि ये लास्ट में आप देख लो एग्ज़ाम के आने से पहले सिर्फ उन 10 चीज़ों को देखो। 90 चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। उन 10 चीज़ों पर ज़्यादा जोर दो, तो वही जो है वहाँ पर आपको 30 में से 30 नंबर दिला सकती हैं। वही वहाँ पर एग्ज़ाम में भी वही क्वेश्चन डालती हैं। एक जो एग्ज़ाम डालने वाला होता है वो ऐसे क्वेश्चन बीच में डालता है ताकि इन बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व ना हो, और आपने उसी के ऊपर जोर देना है। अगर आपने कंपटीशन में आगे बढ़ना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपने उसी चीज़ पर ज़्यादा जोर देना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। आप नेक्स्ट, डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड कंसेशन रिबेट इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फ्रॉम अमाउंट पेएबल। कहता है कि फर्म जो है, ठीक है, वो जब भी सामान बेचेगी, ठीक है, वो कस्टमर्स को कुछ कंसेशन देगी, कुछ रिबेट देगी, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट। या फिर किसी भी फर्म को जब किसी उसने डेटर को पैसा दिया होता है, ठीक है, वो जब उसको लेना होता है उन्होंने वापस, तो वो कुछ कंसेशन दे देती है ताकि वो जो है वो पैसा हमें जल्दी वापस लौटा दे, उसको हम कहेंगे डिस्काउंट। अब आपको डिस्काउंट की डेफिनेशन याद होगी कि कस्टमर्स आर अलाउड कंसेशन रिबेट इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फ्रॉम अमाउंट पेएबल। अब आपने सही चीज़ देखनी है कि डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है। ये अब आपने बस समझना है इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में। अब देखो, अब आप जो भी सामान लोगे फर्म से, बिजनेस से, फॉर एग्जांपल आपने एक ले ली क्या, टी शर्ट, ठीक है, उस
टी शर्ट के ऊपर MRP लिखा हुआ है, ये कितने की है? 2000 की। ठीक है, अब आपको उसने क्या किया जी, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 800 रुपये का। ठीक है, जो अब आप टी शर्ट कितने की लोगे? 1200 रुपये की। वो 1200 क्या आ गया आपका? ग्रॉस सेल प्राइस। ठीक है, ग्रॉस सेल प्राइस में से माइनस किया रेट डिस्काउंट, वो हो गया नेट सेल प्राइस। ठीक है, अब कह रहा है कि आपने बहुत सारा सामान लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने टी शर्ट ले ली, उस पर MRP लिखा था 2000, तो आपको उस फर्म ने, उस बिज़नेस ने रेट डिस्काउंट दे दिया 800। ठीक है, तो अब आपने लिया उसको ग्रॉस सेल प्राइस में 1200 का। ठीक है, अब उस ग्रॉस सेल प्राइस में से माइनस हमने किया रेट डिस्काउंट, वो आ गया नेट सेल प्राइस। और जब भी आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो अब आपने क्या रिकॉर्ड करना है उसको? 1200 रुपया। मतलब कि जितने की आपने ली हुई है, जितने की आपने वहाँ पर लेन देन की हुई है, वहाँ पर अगर MRP 2000 दिया है तो अब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2000 नहीं लिखना है, जितने की आप लेंगे बस नेट सेल प्राइस जो है आपने उतने का ही वहाँ पर लेना है। अब हम ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द कंसेशन रीबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ आइदर क्वालिटी और वैल्यू ऑफ सेल। कहता है कि सेलर जो है, ठीक है, ये आपको कंसेशन रीबेट दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आइदर क्वालिटी और वैल्यू ऑफ सेल। ये गलत है, क्वालिटी नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्वांटिटी। अब कह रहा है कि आपको वो सेलर जो है वो कंसेशन दे रहा है। कब देगा वो आपका? जब आप लोगे बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि वो आपकी क्वांटिटी देखेगा कि आप कितना ज़्यादा सामान ले रहे हो, या उस जो सामान की उसकी वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर जो वो आपको डिस्काउंट देगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सेल्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स एट नेट सेल प्राइस। अब जो भी ये सेल होगी इसको रिकॉर्ड करेंगे हम नेट सेल प्राइस में से, जो कि क्या आ गया, हमने निकाला नेट सेल प्राइस क्या है? ग्रॉस सेल प्राइस माइनस रेट डिस्काउंट। तो वैसे ही हम परचेज को रिकॉर्ड करेंगे नेट परचेज प्राइस के ऊपर। मतलब इन अदर वर्ड्स ट्रेड डिस्काउंट जो है इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता बुक्स ऑफ अकाउंट में। याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक ऑफ अकाउंट में। बुक ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? नेट सेल प्राइस। ठीक है, अब हम देखते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट होता है कि यही मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये 1200 की टी शर्ट ली, ठीक है, या किसी फर्म ने 1200 की टी शर्ट ली, या किसी दुकान का ही आप समझ लो कि अब इजी लैंग्वेज में कि 1200 की टी शर्ट ली। अब आपको 3 मंथ के बाद उस कस्टमर ने उस फर्म को पेड करने हैं, इसने ये क्रेडिट के ऊपर ली। ठीक है, तो अब इस शॉप वाले को या इस फर्म को जो है कहीं इसको जल्दी पैसे चाहिए। ठीक है, इसको कोई मजबूरी आ गई, इसको वो पैसे जल्दी चाहिए ही चाहिए। तो इसने क्या कर दिया? इसने एक रखा ऑफ़र ये रखा कि अगर आप 7 डेज़ के अंदर पेमेंट करते हो, ठीक है, अगर आप 7 डेज़ के अंदर पेमेंट करते हो तो मैं आपको 200 रुपीज़ माफ़ कर दूंगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? कंसेशन रिबेट अलाउड टू कस्टमर फॉर अर्ली पेमेंट, टाइमली पेमेंट। कहते हैं कि जो भी कंसेशन हम देते हैं कस्टमर्स को, एक बिजनेस, एक फर्म जो है वो कंसेशन देती है कस्टमर्स को अर्ली पेमेंट के लिए, टाइमली पेमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल उसने अगर बिल लिया था कि मैं आपको 5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, तो फिर वो जो बिज़नेस है, वो जो फर्म है, वो कहती है कि आप हमको हफ्ते के अंदर अगर आप पेमेंट करोगे, 1 महीने के अंदर
करोगे तो हम आपको 30% जो है पेमेंट आपकी माफ़ कर देंगे, 50% माफ़ कर देंगे। तो हम उसको क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। कितना इंपॉर्टेंट है दोनों, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसको हम एग्जांपल्स में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, बैड डेब्ट क्या होता है, अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। अब फॉर एग्जांपल किसी फर्म ने सामान बेचा है क्रेडिट के ऊपर, अब उस फर्म को वो पैसा रिसीव नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैड डेब्ट। ठीक है, इट इज़ ए लॉस टू द बिजनेस, ये एक बिजनेस के लिए बहुत बड़ा घाटा है, लॉस है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, नॉट इन पोजीशन टू पे इन डेब्ट, वो शख्स जो एक पोजीशन में नहीं होता कि वो अपना डेट जो है वो मुका सके, उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, जो शख्स जो है वो अपना डेब्ट दे सके, वापस पे कर सके, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट पर्सन। प्रोप्राइटर क्या होता है, प्रोप्राइटर को कहा जाता है ऑनर पर्सन हु कमेंसेस बिजनेस एंड बियर ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। सिंपली हम ये कहें कि वो शख्स जो बिजनेस में पैसा लगाता है और जो सारा रिस्क वो बियर करता है, उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटर या फिर ऑनर। एंटिटी क्या होती है, एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, बजाज, विप्रो, एक्स्ट्रा। एंटिटी कहा जाता है एक इकोनॉमिक यूनिट जो परफॉर्म करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि टाटा, रिलायंस, बजाज, विप्रो, इनको हम क्या कहते हैं, ये एक एंटिटी है। ठीक है, ये इकोनॉमिक यूनिट है जो परफॉर्म करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट 28, लॉस क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। कह रहा है कि हमारा अगर खर्चा मज़ीद बढ़ जाए हमारी आमदनी से, रेवेन्यू से, उसको हम क्या कहते हैं, एक बिज़नेस के लिए लॉस है। एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, उसको हम क्या कहते हैं, लॉस। इट डिक्रीज ऑनर इक्विटी, हमेशा याद रखना कि लॉस जो है वो एक ऑनर की इक्विटी को कम करती है। ठीक है, ऑनर जो है वो नहीं चाहता कि मेरी बिज़नेस को कोई लॉस हो। नेक्स्ट आ गया, डेप्रिसिएशन क्या होती है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ यूसेज और विद द पैसेज ऑफ टाइम। कहता है कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, कहता है कि फिक्स्ड एसेट आगे कौन से, टेंजिबल और इंटेंजिबल, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, या फिर उसमें से आ गया इंटेंजिबल में से आ गया कॉपीराइट, लाइसेंस, इन सब की कहता है कि वैल्यू में गिरावट आ जाना। कि किस लिए, बिकॉज ऑफ, किस लिए, बिकॉज ऑफ यूसेज, या फिर उसका जितना जल्द टाइम में यूसेज इस्तेमाल होता रहे, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, तो हम कहेंगे कि उनकी जो वैल्यू में, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट आ गई, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। वाउचर क्या होता है, इट इज़ एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहता है कि जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होती है, उसका जो एक एविडेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो एक क्या है, वाउचर है। एग्जांपल आगे कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, डेबिट या क्रेडिट नोट्स। ये हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, पूरा आई थिंक 2nd या 3rd लेक्चर होगा वाउचर के ऊपर, उसमें हम कैश मेमो, इनवॉइस, डेबिट, क्रेडिट नोट्स और भी पे स्लिप्स, ये सब देखेंगे। तो वाउचर की हम इस टाइम सिंपल डेफिनेशन ये है आगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के एक रिकॉर्ड को, एक एविडेंस को हम कहते हैं कि ये क्या है, वाउचर है। इसकी एग्जांपल आगे कैश मेमो, इनवॉइस या बिल, डेबिट और क्रेडिट नोट्स। तो ये थी 30 डेफिनेशंस। इन 30 डेफिनेशन में से आपके 3 या 4 क्वेश्चन पक्का आएंगे, वो आप डन कर लो। अभी भी अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएंगे जो मैं इसके बाद आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स जब आप समझ जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद अब आपको डेफिनेशनें भी अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। तो अब आप इसको वीडियो को देखिए 1-2 बार, आपको ये आराम से तैयार हो